नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। माह रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आगाज से और उत्तरोत्तर कक्षाओं के साथ हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, परमाणु और अणु। रासायनिक अभिक्रियाओं से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि पहले प्यास जगा दी जाए, फिर पानी पिलाना बहुत अच्छा साइंस माना गया है। परमाणु क्या, दो तीन टर्म सीधे सीधे आएगी आपके। पदार्थ आएगा, परमाणु आएगा, अणु आएगा, तत्व आएंगे, और फिर जो रासायनिक समीकरण अपन लिखते चले जा रहे थे, जो अभिक्रियाओं को निरूपित करते हैं, फिर उनका लेखन कैसे होता था, वो लिखते कैसे थे, वो सारी बातें सामने आएगी। पदार्थ का अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण माना यह गया कि पदार्थ क्या, वह वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित आयतन हो, जो स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित आयतन हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को टुकड़े 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 करते चले जाइए और एक अवसर ऐसा भी आएगा जिससे आगे उसके टुकड़े करना संभव नहीं होगा। वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, इसको निरूपित किया परमाणु ने। वैज्ञानिकों से भी बहुत साल पहले, सैकड़ों हजारों वर्षों की पूर्व में ही, और हम भारतीयों ने क्या क्या नहीं दिया है, पूरी शल्य चिकित्सा हमने वैज्ञानिक जगत से पहले बता दी थी। तो ठीक वैसे ही महर्षि कणाद जो दार्शनिक हुए, उन्होंने सबसे पहले ये बता दी कि पदार्थ जो आगे विभाजित नहीं किया जाएगा वो परमाणु कहलाएगा। इसकी स्थिति को और व्याख्यात्मक रूप में लेके गए वो पाकुधा कात्यायन थे। ये दो नाम यदा कदा आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपको मिल सकते हैं कि सबसे पहले, जैसे उधर जीव विज्ञान जगत में अरस्तु का नाम बहुत ज्यादा चलता है, ठीक वैसे ही रसायन विज्ञान की दुनिया में महर्षि कणाद और पाकुधा कात्यायन परमाणु से जुड़ते जुड़ते आपको पढ़ने में आ ही जाते हैं। उसी समय वैश्विक स्तर पे भी हलचल हो रही थी। दूसरी दिशा में ग्रीक दार्शनिक जो थे, डेमोक्रिटस और लियोसिपस, इन्होंने भी अपने खोज किए और लगभग ऐसी ही एक धारणा उन्होंने भी विकसित की कि भाई एक पदार्थ को टुकड़े करते हैं, टुकड़े करते करते एक अवसर ऐसा आता है जिससे आगे उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और जो तोड़ा नहीं जा सकता तो ये एक परमाणु हो सकता है। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर आए वैज्ञानिक एल लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने जो परमाणु की धारणा आ रही थी, उस परमाणु की धारणा को दो नियमों में जोड़ दिया। रासायनिक संयोजन के दो नियम बताए गए यहां पर। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था आपका स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। एक नियम यह कह रहा था पदार्थ जिनसे मिलकर बना है उनका द्रव्यमान, उससे बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान दोनों संरक्षित रहेगा, ना तो ये सृजित होंगे और ना ही इनका विनाश होगा। अगर 100 ग्राम ये आप क्रियाकारी ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही आपको उत्पाद की मात्रा मिलनी चाहिए। आप इस बीच में 100 ग्राम लेके 102 ग्राम नहीं बना सकते, या 98 ग्राम लेके 100 ग्राम नहीं बना सकते। तो द्रव्यमान संरक्षण आया। और फिर स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि जैसे आप जल का उदाहरण ले लीजिए, जल में H2O का संगठन है,
तो ये किसी भी रूप में कहीं से भी आप जल को उठा लें, उनका जो संगठन है वो यही रहेगा, अनुपात उनका यही बनना है। ये परिभाषाएं जो आप ये जो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाया जाता है, तो ये आसान कर देगा आपको इन सबको समझने में। जैसे परमाणु की एक परिभाषा बता दी गई आपको कि परमाणु का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसकी संरचना 3 मूलभूत अपरमाणुक कणों से होती है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे समझना, क्योंकि इसके आगे इसका विस्तृत आएगा कि जो वहां से वो बता रहे थे, महर्षि कणाद ने बताया, पाकुदा कात्यायन बोले, फिर लवाजिये से नियम जुड़ते चले गए, और लवाजिये कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, फादर ऑफ केमिस्ट्री से उनको नवाजा गया है। तो ये सब बताते आए थे। फिर एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन, जिनके सभी बिंदुओं को हम विस्तार से समझेंगे। जॉन डाल्टन जो थे, वो जॉन डाल्टन ने परमाणु की स्पष्ट व्याख्या की थी, और वो व्याख्या बरसों बरस तक चली थी। वहां तक वो इसमें सीमित थे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो आगे विभाजित नहीं होगा। फिर इसमें एक चीज और जुड़ी, और वो जुड़ी कि इसके अंदर परमाणुय अपरमाणुय कण भी होते हैं, और ये अपरमाणुक कण 3 मूल थे, जिनको मूलभूत कण भी कहा गया। वो था आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक नजर डालें आप, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, इसको ठीक से समझिएगा। अविभाज्य भी है और सूक्ष्मतम भी है। सूक्ष्मतम का मतलब हो गया कि वो अंतिम अविभाज्य कण, जो अब किसी भी हालत में उससे आगे विभाजित होगा ही नहीं, जिनकी संरचना 3, ये आपकी परमाणु की एडवांस परिभाषा चल रही है, जो वर्तमान में इस आप कह सकते हो अप्रूव्ड है, कि मूलभूत आप सूक्ष्मतम अविभाज्य कण से आगे, जो उसको पूर्ण रूप प्रदान करती है, मूलभूत अपरमाणविक कणों से बनी होती है। और ये अपरमाणविक कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और आगे जैसे पढ़ेंगे आपको अपने को पता चलेगा कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। और जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं किसी भी परमाणु में, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। इसलिए प्रोटॉन हमेशा उदासीन होता है। प्रोटॉन हमेशा उदासीन होता है। उसका कारण यही है कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन इसका आवेश रहित होता है। नेक्स्ट देखिए आप कि तत्व। अब आइए ये एक शब्द अपन सुनते हैं, तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब तत्व कहलाएंगे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिले पदार्थ जो हैं वो आपके तत्व की परिभाषा में सम्मिलित हुए। फिर इस एक कदम और आगे बढ़े, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। और तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। आप चाहें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से उसको तोड़ दें तो वो संभव नहीं होगा। ये तत्व की परिभाषा, पदार्थ हो गया, परमाणु हो गई, परमाणु से मिलकर तत्व बना। और ये वो दो नियम जो वहां से मिले थे अपने को। जैसे ही वैज्ञानिक जगत आगे आया, लवाजिये और प्राउस्ट, जिन्होंने इस आधार पर परमाणु की व्याख्या की थी
जिसमें था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो स्पष्ट परिभाषा इसकी यह हो गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम कहेगा कि किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपातों में, निश्चित द्रव्यमानों के अनुपातों में विद्यमान होते हैं। दोनों नियम को ठीक से समझिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कह रहा है कि जो आपने क्रिया करवाई है उस क्रिया में जो क्रियाकारी है, जितने आपने भाग उसमें लिए हैं उतना ही आपका उत्पाद बनेगा। इसकी मात्रा उसकी मात्रा के बराबर होगा और ये न तो सृजित किए जा सकते हैं न ही इनका विनाश हो सकता है। स्थिर अनुपात का नियम यह कह रहा है किसी भी यौगिक में तत्व अगर जुड़ेगा तो वो अपने उसी अनुपात में जुड़ेगा जो इसका निश्चित अनुपात होता है, चाहे उसको एक से हटाकर दूसरे में जोड़ दीजिए। इसकी व्याख्या उन्होंने इस तरह की कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 रहेगा, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। अब 1 और 8 कहां से आया यह समझना जरूरी है। 1 और 8 कहां से आता है? ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से मिलकर जल बना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या और परमाणु द्रव्यमान क्या, आज ही की वीडियो में अगले भाग में यह आएगा। प्रकृति में जब तत्वों के आधार पर इसको व्यवस्थित कर दिया गया आवर्त सारणी के माध्यम से, तो फिर इनको एक नाम दिए गए। उसमें भी 2-3 नियम बने। उन नियमों में अंत में जाकर एक जो परमाणु क्रमांक देने से जो अभिव्यक्ति हुई वह सर्व स्वीकार्य थी। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे था क्योंकि इसके अंदर एक परमाणु मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें एक ही है, 1 है, इसलिए इसका द्रव्यमान भी 1 ही रहा। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 है और इसका द्रव्यमान जो है वो 16 है। वो क्यों है वो वापस अपन एक उदासीन परमाणु जब पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि 3 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमने कह दिया आपको कि दोनों बराबर रहेंगे, ये परमाणु क्रमांक को इंगित करता था। और जो नाभिक की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये जब ऐड हो जाती थी इससे तो ये इनके परमाणु द्रव्यमान को बताता था। तो अब यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन का कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन 1 ही है तो 2:16। अगर इसको सरलतम रूप में लें तो ये हो जाएगा 1:8। और यही वो द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम है या स्थिर अनुपात का नियम है या निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। ये आपके परमाणु से रिलेटेड एक बड़ा मैटर कि परमाणु के बारे में अंग्रेज रसायनज्ञ जो थे जॉन डाल्टन ने जितनी भी परमाणु से रिलेटेड सारी बातें पीछे अपन शेयर कर चुके हैं आई, उन सबको तर्कसंगत मानते हुए उन सब का सार लेकर और अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाया। और ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लंबे अरसे तक स्वीकार्य रहा, क्योंकि तब तक नई खोज नहीं हुई, क्योंकि वैज्ञानिक जगत में ये चीज बड़ा मायने रखती है। एक दृष्टांत आया, प्रायोगिक तौर पर उसे वापस व्याख्या में डाला गया, और अगर वो सिद्ध नहीं हुआ तो फिर
उसी से संबंधित एक नया नियम जो है वैज्ञानिक जगत को मिल गया और वैज्ञानिक जगत उस पर चल पड़ा। लेकिन ये जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था, जॉन डाल्टन का सिद्धांत लंबे अरसे तक बना रहा और उनके जो मुख्य बिंदु थे उस पर अपन एक अच्छी नजर रखें, क्योंकि प्रश्न यदि बना तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सुसंगत नहीं है। तो सुसंगत नहीं तक आप तब जाएंगे जब आपको वो सारे सुसंगत बिंदु पता होंगे, तो खुद ब खुद ही आप तय कर लोगे कि सुसंगत कौन सा नहीं है। और गुरु ज्ञान ये कहता है कि कंटेंट कंप्लीटली इतना एक्सप्लेन करके छोड़ दीजिए कि उत्तर विद्यार्थियों के मुंह से निकले। कंटेंट की इतनी व्याख्या हो जानी चाहिए सुस्पष्ट और सुपाठ्य तरीके से कि उत्तर विद्यार्थियों के मुंह से निकले, फिर उसमें टिक लगा और नहीं लगा मायने नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर लगाने हैं तो हम टिक लगाते हुए पढ़ेंगे। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब पहला टिक मैं इस पे लगा रहा हूं कि गुरुजी टिक ना लगा हुआ है, ये द्रव्य में वापस कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये रसायन विज्ञान है, ये द्रव भी लिखता है और ये द्रव्य भी लिखता है। द्रव जब लिखेंगे तो ये विलयन को इंगित करेगा, सॉल्यूशन बताएगा, और जो पास वाला दूसरा ये वाला द्रव्य लिखूंगा तो ये द्रव्य आपके पदार्थ को इंगित करेगा। तो सभी द्रव्य यानी सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ उठा लीजिए उसमें परमाणु है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा बिंदु, परमाणु अविभाज्य, और ये जो आपके प्रश्न आएगा तो ये दे सकते हैं कि सभी पदार्थ सभी द्रव्य परमाणु से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो वो लाइन आपकी गलत होगी, क्योंकि भाग लेते हैं। तो जब आप इसको पढ़ें या जब आप इसको फाइनलाइज अपने दिमाग पे अपनी मेमोरी में डाल रहे हैं, तो लाइन पूरी अपने को रटनी कहां है, क्योंकि अपने को तो सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप तो इसको पकड़िए द्रव को, फिर वो बना किससे है, परमाणु से, और परमाणु से बनने के बाद वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी द्रव है बना किससे, परमाणु से, और वो करेगा क्या, रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। नेक्स्ट आ जाइए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। दिए गए सभी परमाणु का द्रव्य एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। विनाश और सृजन वाली बात से तो परमाणु की उत्पत्ति ही हुई है, तो इसलिए ये तो हमें इतनी बार आ चुका कि हम इसमें कोई गलती करेंगे नहीं। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तत्व अगर अलग अलग हुए तो उनके द्रव्यमान भी अलग होंगे और उनका रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होगा। और भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। छोटी, और जितना अनुपात छोटा करेंगे उतने रूप में उन्हें जोड़ना है। किसी भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसको ठीक से समझ लीजिए। ये H2O2 ये जुड़कर बना H2O, यहां 2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई। तो
ये इसका सबसे छोटा अनुपात है। इस अनुपात में और इससे भी छोटा क्या हो जाएगा, ये H2O, ये H है 2:1, वहां H है 4:2, यानी इसका गुणज। तो तीसरा 6:3 हो सकता है, लेकिन हम रिकमेंड जो करेंगे वो सबसे छोटे को करेंगे ताकि हमें समझने में और भी आसानी हो जाए। ये बात नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वापस रिपीट करता हूं कि जब भी किन्हीं तत्वों का परमाणु आपस में, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में यौगिक निर्माण के लिए मिलेंगे तो उसका बिल्कुल सिंपल छोटे से छोटा अनुपात प्रयोग में लेना है। छोटा अनुपात लेने का मतलब यह हुआ कि ये H2O को मिला दिया, ये जल का यौगिक बन गया, ये इसका छोटा अनुपात है। आप इसको इस रूप में लिखेंगे तब भी ये जल है, लेकिन ये अनुपात बढ़ गया है क्योंकि यहां एक अणु है, यह 2 हो जाएगा, जस्ट ये डबल हो गया है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु जो उसमें भाग ले रहे हैं या जिनसे उनका निर्माण हुआ है, उन सब में की संख्या और उसके जो आकार है, उसका जो प्रकार है, वो सब निश्चित रहेगा, वो किसी तरीके से विचलित नहीं होते हैं। तो ये मोटे मोटे नियम जो थे इसमें बता दिए हैं डाल्टन के नियमों में। अब इसका अगला प्रारूप आते हैं। डाल्टन ने जो इसका एटॉमिक मॉडल दिया था वो कुछ इस तरीके का था। उसको मॉडल के अंदर ये सूक्ष्मतम अविभाज्य कण आया। उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण के आगे 3 अप्रमाणविक जो मूलभूत कण की बात हुई वो ये थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और अब आप समझना कि थोड़ा सा ये पिक ब्लर हो सकता है आपका, ये एक संरचना मानी गई है नाभिक की, और ये एक प्रतिरूप दिया गया था। इसके बीच में ये नाभिक की कल्पना थी। ये अलग अलग सिद्धांत जैसे जैसे आए, बहुत सारी बातें यहां पर परमाणु के संबंध में हुई। अविभाज्य कण से हम अब थोड़ा आगे बढ़ने लगे हैं। उस आगे बढ़ने में हमें पता चला, वैज्ञानिक थॉमसन आए। थॉमसन ने कहा कि एक गोले के रूप में इसकी व्याख्या कर दी, और अगर बिल्कुल लोकल एग्जाम्पल लो तो तरबूज और तरबूज के बीज हम पढ़ते आए हैं। अच्छा सा उदाहरण लेते हैं, मोतीचूर का लड्डू ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। मोतीचूर के लड्डू में पीला भाग पूरा और इसमें जो लाल, हरे और ये दाने अलग कलर के डाल दिए जाते हैं। उन्होंने उसकी व्याख्या इस तरह से की कि परमाणु ये है और इसके बीच में जो ये कण है वो धसे हुए कण है। और एक्चुअली में वो उस समय मोतीचूर का लड्डू नहीं ले रहे थे, वो प्लम और पुडिंग ले रहे थे। ये अपने लड्डू की भांति ही लड्डुओं के लिए लठ चल जाते हैं, ठीक वैसे ही आप प्लम पुडिंग की स्थिति है। तो प्लम पुडिंग सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया, और हम हिंदुस्तानियों ने उसे मोतीचूर का एग्जाम्पल से दिया। हमारे पास तो वेरियस वैरायटीज है, हम कहीं से कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। विज्ञान पढ़ने के लिए यदि हम बाहर के उदाहरण लेने लग गए तो फिर हमने विज्ञान क्या पढ़ी। हमारे पास तरबूज गर्मी का समय है, रोज दिखता है, बताने की जरूरत नहीं कि वो जो लाल हिस्सा है उसको परमाणु समझिए और जो बीज है उसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। और समझने में ज्यादा क्या है, गणित ने हमें इतना पारंगत कर दिया है कि माना कि एक्स, ठीक वैसे ही माना कि ये एक परमाणु
और उसमें माना ये इलेक्ट्रॉन, मान लिया हमने। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, इसके सेंट्रल में एक नाभिक होता है साहब, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। उनका कहना यह था कि ये नाभिक और चारों ओर, अब शब्द समझना, कितना प्यारा शब्द दिया था, यहीं पे लिखता हूं ताकि आपको पता चले कि ये इनकी देन थी। अर्धवृत्ताकार कक्षा में, यानी परमाणु जो है अर्धवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उस चारों ओर चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड का मॉडल काफी अच्छा काम कर गया, बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्याख्या भी दी और अति सुंदर व्याख्या दी। उन्होंने अल्फा बीटा गामा से रदरफोर्ड के प्रयोग किए और धनावेश और ऋणावेश को उन्होंने बखूबी समझाया। और वो समझाने के बाद रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था या परमाणु प्रतिरूप था वो वैश्विक जगत पे चल रहा था। लेकिन रदरफोर्ड एक जगह थोड़े से विचलित हो गए। उन्होंने ये तो कह दिया कि ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब कोई चीज चक्कर लगाएगी तो मैक्सवेल का एक सिद्धांत वहां पे जब लागू करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ऊर्जा ह्रास तो हो रही है ना, घूम रहा है तो उसकी शक्ति तो कम पड़ेगी, शक्ति कम पड़ेगी तो पढ़ते 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 फिर वो आकर सेंट्रल में गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिरता। और इस बात की व्याख्या वो रदरफोर्ड कर ही नहीं पाए। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो यहां जाकर थोड़ा सा असंयमित हो गया। और उसके अलावा हमारे आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन, सैल्यूटेड रहा रदरफोर्ड के लिए। ये हाइड्रोजन उनकी पकड़ में ही नहीं आया। हाइड्रोजन की व्याख्या रदरफोर्ड के लिए काफी मुश्किल भरा हो गया। फिर आए बोर मॉडल, बोर अपना प्रतिरूप लेकर आए। बोर ने अपना मॉडल जब प्रस्तुत किया तो इन सब दिक्कतों को दूर किया। उन्होंने h/2π का कोणीय संवेग दिखाते हुए h/2π का कोणीय संवेग दिखाते हुए अपनी बात प्रस्तुत की और यह समझाने में कामयाब रहे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या कक्षक में व्यवस्थित होते हैं और इस तरीके से उनका जो ऊर्जा क्रम है वो निर्धारित होगा। फिर धीरे धीरे स्पेक्ट्रम की भी बात आई, बोर-बरी का कक्ष मॉडल सिद्धांत भी आया। फिर हमने परमाणुओं का एक एक कक्षा पढ़नी शुरू की। तो ये जो परमाणु की व्याख्यात्मक चीजें हैं वहां पे शामिल करेंगे। अभी जो आप सीक्वेंस में परमाणु और अणु में चल रहे थे उससे विचलित नहीं होना है। इस पेज से आपको क्या क्या चीजें उठानी है वो समझ जाइएगा। इस पेज से आपको लेना है कि परमाणु और अणु का डाल्टन के सिद्धांत के बाद थॉमसन ने अपना सिद्धांत दिया था। किस आधार पे था वो? प्लम पुडिंग के सिद्धांत पे। उनका क्या मानना था कि ये एक प्लम की भांति मिष्ठान है जिसमें पुडिंग लगे होते हैं, जस्ट लाइक अपने तरबूज की तरह, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप ये कह रहा था कि ये अर्धवृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है अर्धवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसको लिख भी देता हूं कि इलेक्ट्रॉन अर्धवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। फिर है परमाणु का बोर मॉडल, जो वो नहीं संवेग आधारित, जो उन्होंने ये बताया था कि ऊर्जा ह्रास हो जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी व्याख्या बोर मॉडल में हो गई। तो इस तरीके से ये मॉडल चले तो परमाणु के संबंध में
मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिकों का जब नाम आए तो आप थॉमसन को भी मानेंगे, रदरफोर्ड को भी मानेंगे और बोर मॉडल को भी मानेंगे। फिर आया तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। भाई अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रतीक का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक डाल्टन, परमाणु के मामले में डाल्टन बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही और कई बार क्या होता है कि वैज्ञानिक जो तथ्य दे रहे होते हैं उस समय वो सारे सर्वसंभव स्थितियां नहीं हो तो कुछ रह भी जाता है, जैसे रॉबर्ट हुक ने बहुत बढ़िया बताया था, लेकिन चूंकि उस समय तक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था तो वो आगे भी नहीं बता पाए और एडवांस सूक्ष्मदर्शी जैसे जैसे आया वैसे वैसे उस क्षेत्र में बढ़ते चले गए। अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रतीक का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन थे। तो ये लाइन भी आपके प्रश्न इंगित कर रही है कि अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रतीक का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जॉन डाल्टन। समझना, ये लाइन अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे प्रतीक देने वाले वैज्ञानिक आएंगे। तो जब आगे प्रतीक देने वाले वैज्ञानिक आएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। सबसे पहले जो विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया था वो डाल्टन ने किया था और डाल्टन ने उस समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। जो चीज जहां मिली, कॉपर का नाम साइप्रस उसके प्राप्ति स्थल से डाल दिया था। फिर उन्होंने क्या करा, गोल्ड का नाम जो है अंग्रेजी के उस अक्षर से किया जिसका अर्थ पीला होता है। तो इस तरीके से उन्होंने नामकरण किए। फिर जैसे जैसे तत्वों का जो प्रतीक थे उन्होंने बड़ा साधारण, जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक देखना, एक गोला लिया और बीच में ये डॉट डाल दिया, ये हाइड्रोजन का प्रतीक। फास्फोरस के लिए ये गोला बनाया और ये रेड क्रॉस स्टाइल में उल्टा ये डाल दिया, ये फास्फोरस। कॉपर के लिए फिर गोला बनाया और कुछ नहीं किया, एक स्टाइलिश सी को उसमें लिख दिया था। गोल्ड के लिए जी लिखा, लेकिन चूंकि सेम हो जाता तो कुछ आकृति को विशिष्ट बना दी, ये गोल्ड हो गया। कार्बन के लिए थोड़ी सी छायांकन करके छोड़ दी, सल्फर के लिए क्रॉस मार दिया, शीशे के लिए एल क्योंकि लेड बोलते हैं शीशे को, प्लेटिना गोले के साथ पी डिनोट कर दिया, ऑक्सीजन के लिए इसको पूरा फ्री छोड़ दिया, आयरन के लिए आई लगा दिया, सिल्वर के लिए एस लिख दिया और पारे के लिए विशिष्ट आकृति बना दी निश्चित अनुपात में। यह आपका पारा हो गया। तो गाहे बेगाहे अगर पूछ ले, दिमाग में आ सकता है सब कभी भी, तो वो दे सकता है कि जॉन डाल्टन ने सिल्वर के लिए प्रयुक्त प्रतीक था, तो ये प्रयुक्त प्रतीक ये था। क्योंकि जितना बड़ा एग्जाम, याद रखिएगा, प्रश्न पत्र निर्माता उतने ही ग्राउंड को टच कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिभागियों का दिमाग उतना ही आसमान की तरफ जाता है मैक्सिमम कवर करने के लिए, और उनका उतना ही डाउन टू अर्थ रहता है ताकि इनको उलझाया कैसे जाए। तो हमें दोनों ही हार्ड और जो सिंपल प्रिपरेशन के बीच एक अनुपात बनाना है। जैसे ये डाल्टन ने सेट किया था अनुपात को, स्थिर अनुपात के ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिए थे, ठीक वैसे अपनी स्टडी का लेवल भी आनुपातिक होना चाहिए। तो ये आपके डाल्टन के वो सारे तत्वों के प्रतीक आ गए। एक कदम और बढ़े, फिर आया बर्जिलियस। बर्जिलियस के जो नाम थे, बर्जिलियस ने नाम आधारित तत्वों की प्रतीक प्रणाली को दिया। आईयूपीएसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो तत्वों के नामकरण को मान्यता देती है। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये उस संस्थान का नाम है जो रसायन विज्ञान की एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है
जो तत्वों के नामकरण की, उनके प्रतीक की, उनकी मात्राओं को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देती है। तो एक तो आपको ये 100% तैयार करना है। कहने का मतलब IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फिर तत्वों की प्रतीक प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस थे, वो हम जान लें। अब आओ आप बर्जीलियस के तत्व प्रतीक प्रणाली का नियम पहला। अब ये पढ़ क्या रहे हैं वो समझिएगा। ये प्रकृति में जितने भी परमाणु या तत्व की खोज हुई, उनको व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट करने का तरीका शुरू हुआ, तो उसको कहा गया आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने बहुत ज्यादा मेहनत की। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई, और फिर अभी जो हम जिस आवर्त सारणी को पढ़ रहे हैं उसको मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता। आधुनिक आवर्त सारणी, तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीफ और मोज़ले ने दो अलग अलग नियम दिए थे। पहले इन तत्वों को बांटा गया, जो शुरू शुरू में ये 63 और ये सारी चीजें संख्या में थी, ज्यादा थी नहीं, धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और अब 100-150 को भी पार कर चुकी है। बहुत सारी खोजित है। सबसे बड़ी चीज ये हुई थी, तो उस आवर्त सारणी को जब बनाया गया था तो सभी तत्वों को बड़े व्यवस्थित किया गया था, और व्यवस्थित रखने के बाद मेंडलीफ का आवर्त सारणी बहुत सही चला। लेकिन दिक्कत कुछ ये आ गई, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सही ये चली, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब आवर्त सारणी हम दिखाएंगे आपको, आवर्त सारणी के तत्वों को उन्होंने तत्व खोजने से सालों साल पहले यह बता दिया था कि यहां इस तत्व के पास ये तत्व आएगा और उसके ये गुण होंगे। इतने एक्सपर्ट थ्योरी वहां पर दी गई थी मेंडलीफ के द्वारा। दिक्कत 2-3 जगह उनके साथ भी हुई। जैसा मैंने पहले कहा, वैज्ञानिक जगत में जैसे ही नया अप्रूव हो जाता है कोई रूल, तो पिछला खंडित हो जाएगा। वहां पे हाइड्रोजन ने उन्होंने उनको भी परेशान खूब किया, और उसके अलावा वो समस्थानी को दिखा नहीं पाए, और एक जगह परमाणु द्रव्यमान आगे पीछे आ गया, कम वाला पहले आ गया, ज्यादा वाला उधर जाना चाहिए था, वो पहले आ गया। इस तरह की हरकतों से फिर नई पे खोज हुई और आधुनिक आवर्त सारणी हमारे सामने है। लेकिन इन सब के बीच में जो इसकी शुरुआत हुई, जो तत्व जिनके आधार पे इनको बांटा गया, इनको डाला गया, इनका काम आसान हुआ, वो काम करने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस थे। और बर्जीलियस का काम क्या था वो समझना। बर्जीलियस ने उस समय प्रकृति में पाए जाने वाले तमाम तत्वों के नामकरण किए थे, और नामकरण का पहला नियम अपनाया था कि उसके तत्व के प्रथम अक्षर से तत्व का या परमाणु का जो प्रथम अक्षर होगा, प्रथम अक्षर, ये प्रतीक होगा। अब प्रथम अक्षर क्या, जैसे आप लिख लेते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ये O प्रतीक हो गया। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का N प्रतीक हो गया। फिर आप ले लीजिए फ्लोरीन, तो फ्लूओरीन का F प्रतीक हो गया। और भी आप ले सकते हैं बोरॉन, तो बोरॉन का ये प्रतीक हो गया। तो उन्होंने बर्जीलियस का पहला नियम कि तत्व या परमाणु का जो प्रथम नाम होगा वही उसका प्रतीक होगा। नियम 2 में समस्या यह थी कि जब एक समान नाम आ जाए
उस स्थिति में क्या होगा? तो प्रथम नियम में थोड़ा सा संशोधन किया उन्होंने और प्रथम दो अक्षर से प्रतीक प्रदर्शित करना। प्रथम जो दो अक्षर लिए उनसे उन्होंने प्रतीक बनाना शुरू कर दिया। कैसे? उदाहरण, ये आपका एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम Al। अब याद रखिएगा, यहां आजकल ये प्रचलन हो चुका है और ये 100% गलत है, किसी रूप में स्वीकार्य नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्था ही इसे नहीं मानती है। या तो ये पब्लिशर्स कहें या फिर अपनी तरफ से एक नई चीज का आगाज समझ लीजिए, लेकिन जो ज्ञान है उसकी दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। तो आपको और इसका लॉजिक भी बता देता हूं गलत क्यों है। नियम यही बना था कि जो प्रथम दो अक्षर लेंगे उसमें से पहला अक्षर कैपिटल लेटर में डिनोट होगा और दूसरा स्मॉल लेटर में डिनोट होगा, बस इतनी सी बात थी। तो आपका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में आप डिनोट कर रहे हैं तो दूसरा स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे, ये एल हुआ। फिर आइए आप आगे, बेरिलियम, बेरिलियम के लिए बीई लिखेंगे अकॉर्डिंग बर्जिलियस, प्रथम दो अक्षर। और ऑर्गन, ऑर्गन के लिए ए आर लिखते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं। तो ये आपके बर्जिलियस का नियम नंबर 2 आया। पहला नियम, तत्व के प्रथम अक्षर से प्रतीक लिखा जाएगा। दूसरा नियम, नाम के प्रथम दो अक्षर से, नाम के प्रथम दो अक्षर से लिया जाएगा यदि वो समान आ रहा है तो ये दूसरे नियम पे हो गया। इसका तीसरा नियम बिजोड़ आएगा। वो तीसरा बेजोड़ नियम ये कहता है कि परेशान हो गए, जैसे होता है ना क्लास में कि नाम समान है तो पापा के नाम से और पापा का नाम भी समान हो जाए, तब विद्यार्थी को किस रूप में आप एक वर्गीकृत दिखाएंगे। तो ठीक वैसे ही यहां पर चला कि बर्जिलियस के सामने पहली स्थिति आई, समाधान कर दिया। बर्जिलियस के सामने दूसरी स्थिति आई, समाधान में चले गए। अब बर्जिलियस के सामने तीसरी स्थिति है कि प्रथम दोनों नाम समान आ रहे हैं, अब क्या करना है। तो यहां उन्होंने एक अच्छा सा दिमाग लगाया, और स्मार्ट लोग लगा सकते हैं। उन्होंने ये कहा, देखा कितना दूर की सोच के लाए थे वो नियम को। उन्होंने कहा आप लैटिनीकृत नाम लीजिए। लैटिनीकृत का मतलब हो गया कि उनका लैटिन नाम, लैटिनीकृत नाम के प्रारंभिक अक्षरों से, लैटिनीकृत नाम के प्रारंभिक अक्षरों से प्रतीक प्रदर्शित होंगे। अब ये क्या चीज है वो समझना। सबसे बड़ी विज्ञान में यही बात है कि हम पोटेशियम को के लिखते थे, बोलते पोटेशियम थे। अब अगर लिखने को बोलूं कि पोटेशियम लिखो तो आप पी पहले डाल दोगे, लेकिन उसका प्रतीक के था, तो क्यों आया ये? तो के का लैटिनीकृत नाम क्या? केलियम। के का लैटिनीकृत नाम केलियम, और केलियम का अब ये है किसका नाम? वो है आपका पोटेशियम का। ठीक वैसे ही एजी, एजी का नाम हुआ लैटिनीकृत नाम अर्जेंटम, और ये किसको निरूपित कर रहा है? ये सिल्वर को बता रहा है। और बहुत ज्यादा काम आएगा अपने को Na, बहुत ज्यादा काम आएगा Na। Na जो है
ये है नेट्रियम का, और नेट्रियम निरूपित करता है सोडियम को। जैसे एक आयरन वाले में मैंने बताया था कि अपन इसको आयरन क्यों बोलते हैं, तो वो यहां से समझ लीजिए। Fe, ये इसका नाम फेरम है, लैटिनीकृत, इसलिए Fe आया, और ये किसको डिनोट करता था? आयरन को। मैंने रिवर्स लिखा है, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़े, वापस बता दूं। पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या? के। क्यों? क्योंकि इसका लैटिनीकृत नाम क्या? केलियम। सिल्वर, प्रतीक क्या? यहां लिख दीजिए प्रतीक। सिल्वर का प्रतीक क्या? Ag। और क्यों? क्योंकि लैटिनीकृत नाम अर्जेंटम। सोडियम का प्रतीक क्या? Na। और Na क्यों? क्योंकि Na का नाम नेट्रियम। आयरन का प्रतीक क्या? फेरम, और फेरम का Fe लिख दिया। तो इस तरीके से बर्जिलियस का तीसरा नियम, बर्जिलियस ने कुल 3 नियम देकर प्रतीक को व्यवस्थित कर दिया। फिर चौथा और अंतिम नियम जो नामकरण का आया, वो बर्जिलियस का नहीं था। कई जगह सीक्वेंस में डाल देते हैं और समझाया जाता है कि यह भी बर्जिलियस का नियम है, लेकिन यह था नहीं। यह नियम आपके IUPAC संस्था का था, और उन्होंने आवर्त सारणी में 100 के बाद के जो तत्व थे उन सब को लिखना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने एक प्रतीक प्रणाली दी। तो ये जैसे 101, 102, 103, 104। अब समझिएगा, एक को साइंटिफिक भाषा में अन बोला जाता है और 0 को नील बोला जाता है। अब नियम यह कहा था कि जो अन नील है, जो प्रथम ये उपसर्ग पूर्व लग्न है, जो अन है, जो पहले लगेगा, इसके साथ प्रत्यय ईयम को जोड़ दीजिए। जो आपके सैकड़े में संख्या है, जो अमूमन 100 के ऊपर तो सारी एक ही होगी, तो उसके साथ आप प्रत्यय ईयम को जोड़ दीजिए। अन, ये कहां जोड़ना है वो एक बार वापस समझना। ये 101 है, तो 10 के लिए तो अननील आ गया। ये सब जगह समान ही रहेगा, क्योंकि दूसरे में भी तो यही है, अननील। अननील, अननील। अब आओ आप, इसका जो तीसरा भाग चल रहा था, यहां पर 1, 2, 3 और 4, यहां यह नियम था कि जो यह संख्या है इसके साथ ईएम को जोड़ दीजिए। जो संख्या थी उसके साथ ईएम को जोड़ दीजिए। जैसे 1 है तो 1 के लिए तो क्या था? अन। 2 के लिए था बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ऐसे चलेगा। तो पहला ये था अननील, और एक को क्या कहते हैं? अन। अन के साथ ईएम जुड़ गया तो यहां आ जाएगा अनियम। अननील, अनियम, यानी 101 नंबर पे जो तत्व था, आईयूपीएसी उसको अननील अनियम कहती है। बाकी वैज्ञानिक नाम भी उसके साथ जोड़ा गया तो दोनों ही काम में आ जाता है। फिर यहां 2 के लिए बाई लिखते तो अननील बायम, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं तो अननील ट्रायम, 4 के लिए क्वाड लिखते हैं तो अननील क्वाडियम। ये बर्जिलियस के साथ आईयूपीएसी के द्वारा दिया गया नामकरण, तत्वों के नामकरण प्रतीक प्रणाली थे। और इस तरह से ये आते आते
आवर्त सारणी और भी क्लियर हुई, परमाणु और अणु को पढ़ना थोड़ा और भी आसान होता चला गया। अब हम जब पढ़ते हैं तो हमें कितनी जरूरत यहां से पड़ी, या हमारा जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, तो मोस्टली 1 से 20 में ये कवर हो जाता है, और 20 से कुछ ऊपर के तत्व जो हैं वो आपके काम आते हैं। तो वो वहां तक हमें पता होना चाहिए। और जैसे बताते चलें, ये 1 2 3 4 5 ये नाम आया, ये परमाणु क्रमांक मान लें। तो पहला आपका था हाइड्रोजन, दूसरा था हीलियम, तीसरा था लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 9 पे हो जाएगा फ्लोरीन, और 10 पे हो जाएगा नियॉन। अब इनके प्रतीक, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। और ये सब जब दिखते हैं तो आपको खुद ब खुद बर्जीलियस के नियम याद आ जाएंगे कि हाइड्रोजन पहले नियम को फॉलो कर रहा है, हीलियम दूसरे नियम को। और फर्ज कीजिए अगर सवाल आ जाए कि बर्जीलियस के दूसरे नियम को निरूपित करते हैं, या निम्न में से कौन बर्जीलियस के दूसरे नियम को निरूपित नहीं करता है, तो दूसरा नियम था क्या, प्रथम अक्षर के प्रथम दो अक्षर काम में लेने हैं। आप देख लीजिए, जिसमें एक अक्षर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आएंगी। और इसमें ये एक चार्ट जो है बहुत सी बातें बताता है। जैसे एल्यूमिनियम 13 पे आ जाएगा, ऑर्गन 18 पे है, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, फिर ये धातु और अधातु भी ये आपके अगले सेशन में आ जाएगी कि दोनों में फर्क क्या रहेगा। क्लोरीन, कोबाल्ट में एक चीज वापस बताता हूं, ये नियम का नियम है, ये CO लिखोगे तो कोबाल्ट होगा, और ये लिखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोनों ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल लिखने का कितना फर्क पड़ा है वो देख लीजिएगा। जब कोबाल्ट लिखेंगे ये अधातु होगा, धातु होगा कोबाल्ट, और वो अधातु हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगी। और इससे एक सवाल भी आपके सामने था, सबसे जहरीली गैस होती है ये, यानी कार्बन का वो ऑक्साइड प्रतिरूप या वह ऑक्साइड स्वरूप जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। कॉपर, फ्लोरीन, स्वर्ण, ये अपन ने जो लेटिन वाले नाम पढ़े थे उसमें इसका था AU, गोल्ड है, लेकिन AU बोलते हैं क्योंकि इसका जो लैटिनीकृत नाम है वो है औरम। हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, आयोडीन आपके बड़े काम आएगी टिंचर बनाने में। आयरन हो गया, फेरम नाम बता चुके अपन, सीसा, लेड, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम बता चुके, कैलियम की वजह से इसका K है, सिलिकॉन ऐसा ये रेत बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। चांदी का, सिल्वर का Ag इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अर्जेंटम लिखा जाता है लैटिन में। सल्फर, यूरेनियम ये बड़ा भारी तत्व आएगा। जिंक अपन उदाहरण में काम ले चुके हैं इसके। तो ये सारी चीजें आपके उपयोग में आएगी। अपना टॉपिक है परमाणु और अणु। परमाणु का मोटा मोटा स्वरूप आपको बता दिया है, अणु में उससे संबंधित आएंगे और वहीं पे रसायन
समीकरण जो लिखने की प्रक्रिया है वो आ जाएगी आपके सामने। फिर तीसरा जो क्लास होगी इसमें अणु और परमाणु संबंधी जो भी सराउंडिंग्स मटेरियल है, जहां तक एग्जाम में ये आ सकते हैं, उन सबको कवर करके और लास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आवर के साथ इसको खत्म करेंगे। और आपकी जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। टिक नहीं लगाया था तो लगा देंगे, लेकिन सिस्टम वही होना चाहिए कि जब कंसल्ट हो गया है उत्तर आपके मुंह से निकले। ये आज की क्लास। वंस अगेन इस शाम की शुभ संध्या वाली 6 बजे की क्लास को अटेंड करने के लिए और अच्छा पढ़ने के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।